नमस्कार दोस्तों, आज हम कश्मीर की चुनावी डायरी जो है शोपियां डिस्ट्रिक्ट के ज़ैनापुरा इलाके से आप तक पहुंच रहे हैं। ज़ैनापुरा इलाका जो है वो यहाँ पर सेबों की खेती जो है वो बहुत होती है। यहाँ पे आप मेरे पीछे बहुत सारे जो हैं सेब के जो हैं पेड़ देख सकते हैं। हम आज ज़ैनापुरा में चर्चा करेंगे यहाँ की सियासत के बारे में, यहाँ के लोगों के मुद्दे क्या हैं, कौन सी पार्टियाँ यहाँ पे एक दूसरे पर हावी रहेंगी, इन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। दरअसल ये जो ज़ैनापुरा इलाका है इसका नाम जो है ज़ैन अल अबिदीन के नाम पर जो है वो पड़ा है। ये बताया जाता है वो एक ग्रेट मिडिवल किंग था जिसके नाम पर ये इस इलाके का नाम पड़ा है, इस गांव का, यहाँ का डिस्ट्रिक्ट का नाम पड़ा है। वो दरअसल ये जो मिडिवल किंग था वो एक सूफी सेंट के पास यहाँ पर आता था, तभी इस विलेज का जो है वो नाम पड़ा है। ये भी सामने आया है जो सरकारी आंकड़े हैं कि इस इलाके की जो लिटरेसी रेट है, यानी जो लोग पढ़े लिखे हैं वो जम्मू कश्मीर के लिहाज से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट जो है वो लगभग 70.1% है। ये जो है वो हाईएस्ट लिटरेसी रेट है एज़ कम्पेयर टू जम्मू एंड कश्मीर, ऐसा आंकड़े बताते हैं। ये इलाका पहले वाची के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज के बाद जो है ये ज़ैनापुरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अर्बनाइजेशन जो है वो खूब हुई है। हालांकि यहाँ पर मुस्लिम वर्ग जो है वो ज़्यादा तादाद में है, लेकिन कुछ जो परिवार हैं वो हिंदूज़ के भी यहाँ पर हैं। फ़िलहाल जो वाची जो गांव था, पहले बताया जाता है यहाँ पर जो इलेक्शन होते थे तब एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली थी वानी, जो नीलूरा विलेज के रहने वाले थे, गुलाम कादिर नीलूरा। उन्होंने 1977 और 1983 में ये जो सीट है वो जीती थी, वाची की सीट जीती थी। उसके बाद उनके जो बेटे हैं नाजिर साहब, 1987 में उन्हें यहाँ से जीत हासिल हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि दोनों बाप बेटे को आतंकियों ने असैसिनेट कर दिया था, ऐसा इतिहास में जो है वो बताया जाता है। 1996 में यहाँ से जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी जो है वो जीती थी, मोहम्मद जब्बार मीर साहब जो हैं वो जीते थे। 2002 में CPIM जो है वो जीती थी, तब उन्होंने PDP को सिर्फ 80 वोटों से जो था वो हराया था। खुद इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक CPI को तब 4133 वोट्स मिले थे, और जबकि जिनको उन्होंने हराया था यानी PDP को, उन्हें 4053 वोट मिले थे, यानी सिर्फ 80 वोटों से वो हारे थे। 2008 में ये इस इलाके में महबूबा मुफ्ती जो हैं वो जीती थी, उन्हें तब 12,810 वोट मिले थे, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नुमाइंदे को सिर्फ 4,474 वोट मिले थे। तो ये इलाका जो है अपनी सियासत के बारे में जाना जाता है। जब हमने यहाँ के लोगों से चर्चा की तो उनके जो मसले हैं बेसिकली अब फार्मिंग को लेकर हैं कि किस तरह से जो पेस्टिसाइड्स वाली जो दवाइयाँ हैं वो वहाँ पर इन लोगों को दी जाती हैं, जिसके चलते जो सेबों के बाग हैं उनमें काफ़ी उनको नुकसान उठाना पड़ता है। इस बार की चुनाव की अगर बात करें, इस बार विधानसभा के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो है एजाज अहमद मीर साहब जो हैं वो एक निर्दलीय चुनाव जो हैं वो लड़ रहे हैं। पहले वो PDP के साथ जो थे वो लड़े थे, 2014 के चुनावों में वो PDP के साथ कंटेस्ट किए थे, लेकिन इस बार जो हैं वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। PDP से गुलाम मोहम्मद वानी साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं, ज़ैनीपुरा में है। यहाँ पर भी चुनाव हो रहा है। डीलिमिटेशन के बाद इसे एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया गया है क्या, कि पहले थी कि पहले हाँ पहले ये वच्ची थी और अब इसे ज़ैनीपुरा बनाया गया है। यहाँ पर 14 कैंडिडेट जो हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर 3 पार्टीज़ जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं, जिसमें PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस और मीर साहब जो इंडिपेंडेंट हैं। पहले मीर साहब, एजाज अहमद मीर साहब जो हैं वो PDP के साथ है, लेकिन इस बार जो हैं वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं यानी निर्दलीय। इनको जो है वो जमाते इस्लामी भी सपोर्ट कर रही है, हालांकि वो एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसका जो कार्डर है ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा है, लोग उनकी बात मानते हैं। हमारे साथ जमाते इस्लामी के ही कुछ लोग हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पे लोगों के और वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सर, पहले अपना तारुफ बताएं और फिर बताएं कि कैसे आपने मीर साहब को के लिए सपोर्ट किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मीर साहब है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है यहाँ ये, अलबत्ता जमात ने ये फ़ैसला लिया है, जो पैनल है इसकी पैनल में उन्होंने ये फ़ैसला लिया है कि हम सपोर्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसी ज़ैनापुरा में
आज़ाद उम्मीदवार एजाज़ अहमद मीर साहब को। लिहाजा हमें ऊपर से ये हुक्म है और उस हुक्म के मुताबिक ये हुक्म अमल में लाने के लिए हम इस वक्त बहसीत तहसील ज़ैनपुरा में शोबे सियासत के इंचार्ज हैं और हमें उस हुक्म के मुताबिक घर घर जाना है, डोर टू डोर जाना है, विलेज टू विलेज जाना है, ताकि हमारी तरफ से हर हैसियत से हमारा वोट और सपोर्ट एजाज़ अहमद मीर को मिले, ताकि हम भी इस ज़ुमरे में आएंगे कि उलिल अम्र मिनकुम, कि अपने जो उलिल अम्र हैं हमारे खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो उलिल अम्र हैं हम उनका हुक्म के ताबे हैं और हम उनका हुक्म माने और अपने जो हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, गांव-गांव जाकर हम उनसे मिलेंगे। जो हमारे सपोर्टर हैं, वोटर हैं, अरकान हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, हमारे रफ़ीक हैं, हम उनके पास जाएंगे और उनको ऊपर से जो हमारा हुक्म आया है पैनल के ज़रिए से वो हुक्म उनको भी सुनाएंगे, ताकि वो भी इसमें बिल्कुल हैसियत से पार्टिसिपेट। आप भी अपना तारुफ बताएं और बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले पीडीपी को जमात सपोर्ट करती थी, लेकिन इस बार मीर साहब को सपोर्ट करने का क्यों मन बनाया? ये ऐसे ही कि हमारा तरीक़ीकार जो है जमात का। आप पहले अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम है बशीर अहमद रवतर, मैं आउनेरा से बिलोंग करता हूँ। मैं जमात के साथ मुंसलिक हूँ। जो हमारा तरीक़ीकार है वो है उलिल अम्र, जाने हमारे जो नेता होते हैं ना, जो हुक्म करेंगे हम उसके हुक्म मानने के पाबंद हैं। लिहाजा उसी तरीक़ेकार से हमने ऊपर से हमको हुक्म आया कि आम एजाज़ अहमद मीर को सपोर्ट करेंगे। ये इंडिपेंडेंट है, वैसे ये तो हमारा हमसाया भी है, हम उसको जानते हैं, ये काबिल आदमी है। पीडीपी में वो पहले था, हम उसको उससे उस वक्त भी जानते थे, ये हमारा काम करते थे। लेकिन ये अलहदा हुआ, ये उनका अपना ज़ाती मामला है, लेकिन हमारा ऊपर से हुक्म आया आप उसको सपोर्ट करो, और इसी वजह से हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो मीर साहब आप बताएं, पीडीपी के साथ आप कितने समय तक जुड़े रहे? आप यहाँ से एमएलए भी थे, फिर इस बार निर्दलीय या फिर कहीं इंडिपेंडेंट लड़ने की क्या वजह रही? देखिए, मैंने 14 साल पीडीपी में दिए, तो 14 साल मैंने नॉन स्टॉप काम किया, दिन रात 24/7 लोगों के लिए काम किया, क्योंकि मेरा पैशन है सोशल वर्क करना, ये मेरा पैशन है। मैं सियासत को सिर्फ एज पॉलिटिक्स नहीं लेता या प्रोपेगेंडे वगैरह, इस पर मैं यकीन नहीं करता। मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों के लिए काम करने में मैं बिलीव करता हूँ। अब हाल ही में जो उन्होंने फैसला किया, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं था, बट मुझे गिला ये हुआ कि उन्होंने मुझे पूछा भी तक नहीं कि आपको जो है मुझसे कोई कंसल्टेशन नहीं हुई कि हम ये करने वाले हैं, अदरवाइज़ मुझे कोई एतराज़ नहीं होता। फिर हज़ारों की तादाद में मेरे यहाँ लोग आए, कहाँ पार्टियाँ सिर्फ मैंडेट देती हैं, वो एक कागज़ का टुकड़ा होता है, असल में मैंडेट लोग देते हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप उठिए, खड़े हो जाइए, किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं लीजिए, हम दिखाएंगे कि हम लोग ईमानदारी और वफादारी को कैसे जिताते हैं। तो उन्हीं के लोगों से मशवरा करने के बाद ही मैंने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन लड़ना चाहिए, और मैंने फॉर्म भरा और मैदान में उतर गया। एक पीडीपी को लेकर लोगों के अंदर एक फीलिंग है कि पीडीपी ही भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर के दरवाजे तक लेकर आई, नहीं तो उस पार्टी का कोई वजूद नहीं था यहाँ पर। तो ये क्या आपके लिए कुछ नेगेटिव हो सकता है? देखिए, ये फैसले तो बड़ी लेवल पे हुए थे। हाँ, मैं भी जुड़ा था। अलबत्ता जब मुफ्ती साहब ने ये फ़ैसला किया तो उस वक्त उसने सबके साथ बात की, लेकिन जब दोबारा फिर जब उनकी वफ़ात हुई तो मेजॉरिटी उस फैसले के ख़िलाफ़ थी कि बीजेपी ने थोड़ा शायद सीरियसली नहीं लिया हमको, कोई जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं वो नहीं लिए, तो हमें विड्रा ही करना चाहिए इनसे। तो ये तब से 2016 के बाद ही शुरुआत हुई। तो परेशानियां तो रही, इसमें कोई शक नहीं, और ग्राउंड पे भी अभी भी लोग तो ये बोलते हैं कि पीडीपी ने ही बीजेपी को लाया। अब वो कितना उसको समझाने में कामयाब हुए ये तो अब लोग ही बताएंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ उसमें तो लोगों ने सीधे बताया कि हम आपको वोट करने वाले नहीं हैं। तो जो फैसला भी आया फिर उसके बाद। सर, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बोला जाता है और जमात को भी बोला जा रहा है कि जो जमात को पीछे से जो है वो बीजेपी सपोर्ट कर रही है। जमात ने जो ये फैसला, ये कैंडिडेट जो उठाए हैं ना, ये उसी वास्ते से हैं कि जमात पर जो इस वक्त पाबंदी है, उसके जो जिन मुश्किलात में हम गुजर रहे हैं, ताकि इसका कुछ इजाला हो जाए, ये बयान उठ जाए
ये मुश्किलात में जो है हमारे बच्चे जो हैं, हम खुद भी हैं मुश्किलात में, जमात के हैं, जो भी कोई वर्कर है, छोटा है या बड़ा है, इस पर बहुत से मसाइब हैं, मुश्किलात हैं। वो मुश्किलात दूर हो जाने के लिए, ख़त्म हो जाने के लिए, और ये बैन जो है ताकि ये उठ जाए इसी मुद्दे पर, इसीलिए हमने ये मैदान में उतारी, जमहूरी तरीका हमने इख्तियार किया है, ताकि हम भी उसी वक्त जैसे हम इससे पहले भी दिफाई आमा के काम करते थे, खिदमत खल्क हमारा बहुत बड़ा वज़न रखता है, हमारा सबसे बड़ा पहलू था हमारा, लिहाजा उस पर हम दोबारा से काम शुरू करेंगे। ताकि यहाँ पे कितना वोट है वैसे टोटल? 1,08,000 के करीब तकरीबन वोटर है, और उसमें तकरीबन जमात के तकरीबन 35 to 40% वोट शेयर इनका है। तो मैं तो आपके माध्यम से जमात इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और मुझे इस काबिल समझा, और मेरी ईमानदारी, मेरी दयानतदारी को मद्देनज़र रखते हुए मुझे सपोर्ट किया। मैं तहे दिल से जमात इस्लामी का शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। ज़्यादातर जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ये इलाका जो है वो एग्रीकल्चर पर अपनी इकोनॉमी जो है वो बेस करता है। सरकार ये दावा करती है कि एडवांस सेंटर फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट जो है वो इस इलाके में एक क्रूशल रोल प्ले करता है, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि वो अभी जो एक्सपेरिमेंट सरकार कर रही है वो इतना सफल नहीं हुआ है। रोज़गार का इशू जो है वो भी यहाँ पर है। जब नौजवानों से बात की, साथ में जो एक आइडेंटिटी की बात हो रही है, अपनी पहचान की बात हो रही है, अपनी स्वाभिमान की बात हो रही है, राज्य के दर्जे की बहाली की बात हो रही है, चाहे नौजवान वर्ग हो या फिर जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए उनका मानना है कि ये स्टेटहुड का मसला जो है वो एक अहम मुद्दा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जमात इस्लामी भी जो है वो इस बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को जो है सपोर्ट कर रही है, एजाज अहमद मीर साहब को, जिसके चलते एक डायनेमिक्स जो है वो इंटरेस्टिंग हो गया है इस इलाके का। इस इलाके में बेशक से 10 कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन 3 ये तिकोना फाइट, जो ट्रायंगुलर फाइट जो है वो बताई जा रही है, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडिपेंडेंट एजाज अहमद मीर द्वारा। तो मसले जो हैं वो काफ़ी हैं, लेकिन आप फिलहाल ये तस्वीरें देखते रहिए और चुनावी डायरी में हम आपको लगातार अपडेटेड रखते रहेंगे। ये तस्वीरें हैं सेबों के बाग से जो हम आपको अभी फ़िलहाल दिखा रहे हैं। आगे भी हम कुछ फार्मर्स से आज पूरा दिन जो है हम यहीं पे गुजारेंगे और फार्मर्स से डिस्कस करेंगे कि उनके क्या मसले हैं और वो क्या चाहते हैं कि किस तरह की सरकार इस बार चुनकर उनके सामने आए। तो आप देखते रहिएगा एनडीटीवी इंडिया और ख़ास करके चुनावी डायरी, हम आपको लगातार अपडेटेड रखते रहेंगे। शुक्रिया दोस्तों, नमस्कार।